देखो बच्चों, ये अपने आप में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। और ये क्वेश्चन ठीक ठाक इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, हमेशा हमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना, a प्लस अंडर रूट बी की पावर n टाइप का। हमें ये हमेशा एक क्वेश्चन दिया जाएगा इस टाइप का, ध्यान देखना। अब देखो क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया जाएगा और इसके बारे में हमसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे इसने इसका इंटीग्रल पार्ट पूछा है, कई बार फ्रैक्शनल पार्ट पूछ लेते हैं, कई बार और भी कोई क्वेश्चन इसमें बना देते हैं। तो ऐसा टर्म आप देखते ही समझ जाना कि ये क्वेश्चन इस टाइप का है ना। अब देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन, अभी मैं आपको इस टाइप के और भी कई क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन देखो होते हैं, उनको करने का देखो एक स्पेशल मेथड होता है। देखो क्या मेथड होता है उसको हम समझें। देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये जो में एक्सपेंशन दिया जाता है, इस एक्सपेंशन को हम i प्लस एफ मान सकते हैं, है ना। i का मतलब इंटीजर पार्ट और f का मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। i देखो क्या होता है भाई, कोई भी अगर हमारे पास रियल नंबर है, तो अगर कोई भी रियल नंबर है तो वो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के बराबर होगा, है ना। जैसे कि मान लो मैंने भाई 4 कहा, तो 4 में i की वैल्यू 4 हो गई, f की वैल्यू 0 हो गई, है ना। जैसे मान लो मैंने 6 कहा, तो 6.2 कहा, तो इसमें i की वैल्यू 6 हो गई, f की वैल्यू 0.2 हो गई, है ना। तो कोई भी रियल नंबर होता है वो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के बराबर होता है। इंटीजर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। इंटीजर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे हम लोगों ने कैलकुलस में ही पढ़ा था कि एवरी x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखो ये हो गया इंटीजर और देखो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, ये वही चीज है बिल्कुल, है ना। जैसे मान लो अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ -2.3, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंटीजर पार्ट हो जाएगा -3, और देखो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब f हो जाएगा 0.7, ध्यान दो, ठीक है। देखो तो मैंने क्या किया, इसको i प्लस एफ के इक्वल देखो मान लिया। अब देखो क्या हुआ, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो देखो यहां से क्या मिलेगा, nc0 x की पावर n माइनस 0 और a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1। इस तरीके से देखो ये एक्सपेंशन यहाँ पर आगे बढ़ेगा, है ना। इस तरीके से देखो ये एक्सपेंशन यहाँ पर आगे बढ़ता जाएगा, ध्यान दो। अगला देखो क्या होगा, nc2 x की पावर n माइनस 2 और 4√3 की पावर 2। फिर देखो होगा nc3, है ना, और x की पावर n माइनस 3 और 4√3 की पावर 3। देखो ऐसे ही एक्सपेंशन बढ़ेगा। अब देखो ध्यान दो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर माइनस लेके एक नया टर्म अपनी तरफ से g मान लेंगे, g बीच में माइनस लेकर के, है ना। इस टाइप के सारे क्वेश्चन को करने का ये मेथड है, इसको याद रखो, है ना। देखो यहाँ अगर प्लस दिया है तो अपने मन से यहाँ पर माइनस ले लेंगे और एक टर्म g मान लेंगे। अब देखो ध्यान दो, ये जो टर्म होगा हमेशा ही, देखो इसमें क्या खास बात होगी, जैसे अगर 7 माइनस 4√3 देखें तो ये वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 आएगी। देखो ध्यान दो, 7 माइनस 4√3 जो है ये 0 1 के बीच में आएगा, है ना। और अगर हम इसकी पावर n कर देंगे तो इसकी पावर n करने का मतलब भी ये देखो 0 और 1 के बीच में आएगा, ध्यान दो। क्योंकि अगर कोई नंबर 0 1 के बीच में है तो उसकी पावर अगर आप नेचुरल नंबर करेंगे तब भी वो 0 1 के बीच में ही होगा, है ना। जैसे अगर तुम √3 की वैल्यू पुट कर दो, √3 की वैल्यू मालूम है ना 1.732, तो अगर तुम वो वैल्यू पुट कर दोगे तो 7 में से इसे माइनस करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो अपने आप ही आपको 0 1 के बीच में ही मिलेगा, और आपने उसकी पावर कर दी है n, तो पूरे का आंसर भी देखो जो मिलेगा वो 0 1 के बीच में मिलेगा। मतलब आप एक नया टर्म देखो यहाँ से g मानोगे, g क्या होगा, देखो ये होगा 7 माइनस 4√3 की पावर n, और आप हमेशा ये बात फील करोगे कि g की वैल्यू 0 1 के बीच में आएगी। इस टाइप के सारे क्वेश्चन में आप ये बात देखोगे, है ना, कि g की वैल्यू 0 1 के बीच में अपने आप ही आ रही होगी। देखो अब हम क्या करेंगे,
इस g को भी एक्सपेंड करेंगे, है ना। तो क्या होगा देखो, nc0 7 की पावर n माइनस 0 माइनस 4√3 की पावर 0 प्लस nc1 7 की पावर n माइनस 1 माइनस 4√3 की पावर 1 प्लस nc2 7 की पावर n माइनस 2 माइनस 4√3 की पावर 2, है ना, प्लस nc3 7 की पावर n माइनस 3 माइनस 4√3 की पावर 3 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। अब देखो ध्यान दो, जैसे हम हमेशा ये बात देखेंगे कि भाई 1 और 2 को ऐड करने से इंटीजर आएगा या 1 में से 2 माइनस करने से इंटीजर आएगा। ये बात इस टाइप के हर क्वेश्चन में हमें चेक करनी पड़ेगी। ध्यान दो, देखो जैसे इक्वेशन 1 ये है, 2 ये है। अब जरा चेक करो कि 1 और 2 को प्लस करने से क्या रूट वाले टर्म हटेंगे। अगर रूट वाले टर्म हटेंगे इसका मतलब 1 और 2 को ऐड करने से इंटीजर आएगा। देखो जैसे यहाँ पर देखो, ये रूट का टर्म है, ये रूट का टर्म है। देखो एक्चुअली यहाँ तो स्क्वायर है, यहाँ तो रूट का टर्म वैसे ही हट जाएगा। यहाँ पावर 3 है, रूट का टर्म आएगा, है ना। देखो जैसे ये जो पावर 1 है इसमें रूट आएगा, इसमें भी रूट आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव है। जब दोनों को ऐड करेंगे देखो ये रूट वाला टर्म कैंसिल होगा। और देखो ये तो रूट से फ्री है क्योंकि देखो स्क्वायर है, 4√3 का स्क्वायर मतलब इसमें रूट तो वैसे ही नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, और ये टर्म आपस में जुड़ेंगे। इसी प्रकार देखो ये पावर 3 है, इसमें भी रूट आएगा, और देखो यहाँ पावर 3 इसमें रूट आएगा, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, ऐड करने से फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब जिन टर्म में रूट आ रहा है वो टर्म प्लस करने से हमेशा कैंसिल हुए जा रहे हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को हमें यहाँ पर प्लस करेंगे। और अगर प्लस कैंसिल ऐड करने से कैंसिल नहीं हो रहा होगा तो फिर माइनस करना पड़ सकता है। प्लस या माइनस करेंगे, लेकिन देख कर करेंगे कि प्लस करने से रूट हट रहा है या माइनस करने से रूट हट रहा है। ये बात यहाँ ध्यान दो। देखो जैसे प्लस करने से रूट हट रहा है तो क्या हुआ, इन तीनों को प्लस करो, तो क्या हुआ i प्लस एफ और प्लस जी, इन दोनों को ऐड करो। अब देखो जैसे ये इससे कटेगा, देखो ये टर्म ऐड होंगे तो ट्वाइस ऑफ, देखो ये क्या बना nc0 7 की पावर n और ये 0 वैल्यू 1 प्लस देखो ये क्या बना, देखो ऐड हुआ तो nc2 7 की पावर n माइनस 2 और 4√3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो ये है ना, ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस ये माइनस, ये माइनस का स्क्वायर है इसलिए ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में ऐड होंगे। ये माइनस की पावर 3 है तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इसलिए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखो माइनस की पावर 1 है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, ये प्लस है ये माइनस, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये टर्म आपस में ऐड होकर ट्वाइस ऑफ हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, जैसे ये जो आएगा ये सब कुछ इंटीजर आएगा, इंटीजर, और आगे 2 है तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक इवन इंटीजर आएगा। ऐसा हम देखो यहाँ पर कह सकते हैं, ध्यान दो कि ये एक इवन इंटीजर आएगा क्योंकि ट्वाइस ऑफ इंटीजर है, तो मतलब इसका जो सम होगा वो एक इवन इंटीजर आएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा हमेशा ही होगा, प्लस करोगे या माइनस करोगे तो वो इवन इंटीजर आएगा क्योंकि जो टर्म प्लस होंगे वो आपस में डबल हो जाएंगे। देखो जैसे ये टर्म आपस में डबल हुए, ये वाले आपस में डबल, तभी देखो हमने बाहर यहाँ पर 2 लिख दिया। अब देखो ध्यान दो, जैसे क्या हो रहा है कि i प्लस एफ प्लस जी बराबर इवन इंटीजर। देखो ऐसा यहाँ पर आ रहा है, इवन इंटीजर है ना, कैपिटल जी है, सॉरी। देखो इवन इंटीजर यहाँ पर देखो आ रहा है, ध्यान दो, ठीक है। अब जरा यहाँ पर एक बात और ध्यान दें, वो देखो ये कि ये जो हमारा f होता है ना, f यहाँ पर जो आप लिखते हो ना कि भाई i प्लस एफ, तो f का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, और इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। f की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होती है हमेशा, है ना। और देखो ये जो g है ये भी 0 और 1 के बीच में है यहाँ पर, और f हमेशा ही ऐसा होता है।
तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो देखो f प्लस जी हो जाएगा, f प्लस जी हो जाएगा 0 और 2 के बीच में। इन दोनों को प्लस कर दें तो f प्लस जी 0 और 2 के बीच में हो जाएगा। अच्छा, f प्लस जी 0 और 2 के बीच में रहेगा। और एक बात ध्यान दो कि जैसे यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई f प्लस जी ये इवन इंटीजर है, इसमें से i माइनस कर दो, तो इवन इंटीजर और माइनस i, तो कुल मिला के देखो ये भी एक इंटीजर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि f प्लस जी बराबर इंटीजर, क्योंकि इवन इंटीजर में से i को माइनस करोगे तो वो इंटीजर ही रहेगा। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि भाई f 0 1 के बीच में होता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 0 1 के बीच में होता है, g 0 1 के बीच में यहाँ पर है, इसलिए f प्लस जी 0 2 के बीच में हो गया, यानी कि हमारा जो f प्लस जी है वो 1 हो गया। 1 ध्यान दो, क्योंकि ये कह रहा है कि f प्लस जी इंटीजर होगा और ये कह रहा है कि f प्लस जी 0 और 2 के बीच में होगा। इसका मतलब f प्लस जी यहाँ से 1 हो गया। तो f प्लस जी अगर यहाँ से 1 हो गया, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि f प्लस जी यहाँ से 1 हो गया, है ना। ऐसा हमेशा होगा कि जब भी सम करेंगे और इंटीजर मिलेगा तो वहां से f प्लस जी 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान दो कि f प्लस जी यहाँ पर 1 हो रहा है, तो f प्लस जी की जगह पर अगर हम 1 रख दें तो देखो ये हो जाएगा i प्लस 1 बराबर इवन इंटीजर, ठीक है। और अगर हम 1 माइनस कर दें तो बचेगा ऑड इंटीजर, ठीक है, क्योंकि देखो ये है इवन इंटीजर, इसमें से 1 जाके माइनस कर दिया तो i क्या बना, i बना ऑड इंटीजर। और यही हमें प्रूफ करना था, i मतलब इसका इंटीग्रल पार्ट, तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो देखो एक ऑड इंटीजर आ गया। यही हमको प्रूफ करना था कि इस टर्म का जो इंटीग्रल पार्ट है वो एक ऑड इंटीजर है, ऐसा हमें प्रूफ करना था। और देखो यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई कि i की वैल्यू क्या आ गई, बोलो ऑड इंटीजर आ गई, ध्यान दो, ठीक है। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो देखो ध्यान देना, जैसे f हमेशा 0 1 के बीच में होगा और g भी 0 1 के बीच में होगा, तो उनका समेशन हमेशा 0 2 के बीच में होगा। तो जैसे ही आप प्लस करोगे, प्लस करने से आपको मिलेगा इवन इंटीजर, और f प्लस जी एक्चुअली 0 1 के बीच में है ना, f प्लस जी 0 और 2 के बीच में है, इसका मतलब f प्लस जी 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये कह रहा है कि भाई f प्लस जी एक इंटीजर होगा। तो f प्लस जी 1 हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ से ये बात प्रूव हो गई कि जब इवन इंटीजर में से ये वाला i जाके माइनस करोगे तो f प्लस जी एक इंटीजर बना। और ये कहता है कि f प्लस जी 0 2 के बीच में है, और ये कहता है f प्लस जी इंटीजर है, तो इसका मतलब 0 और 2 के बीच का इंटीजर सिर्फ 1 है, इसका मतलब ये 1 हो गया, है ना। ये कह रहा है कि f प्लस जी 0 और 2 के बीच में है, और ये कह रहा है कि भाई f प्लस जी इंटीजर है, तो इसका मतलब f प्लस जी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 आ गई। तो f प्लस जी की जगह 1 रख दो तो i प्लस 1 बराबर इवन इंटीजर। देखो i क्या हो गया, इवन इंटीजर, माइनस 1 मतलब ऑड इंटीजर। तो i की वैल्यू, i मतलब इस टर्म का इंटीग्रल पार्ट जो है वो एक ऑड इंटीजर आ गया। यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमने इसको प्लस किया, है ना। अभी हम इस टाइप के और भी क्वेश्चन करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने की अच्छे से हो जाएगी। लिखो जरा बच्चों पहले ध्यान से इसको।